बिजनेस के न्यूमेरिकल्स जो हैं दे आर लाइक बच्चों को डर लगता है, प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ, बट वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट कि जब आप बिजनेस के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो आपके पास जो बिजनेस की समरी शीट है वो होनी चाहिए। इफ यू हैव दैट समरी शीट तो बिजनेस के न्यूमेरिकल्स जो है वो कभी भी आपके लिए कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। आसान न्यूमेरिकल्स हैं बिजनेस के न्यूमेरिकल में वर्किंग्स जो हैं वो कम होती है, ज़्यादातर इसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं कि आपने क्या करना होता है, आपने प्रॉफिट में चीज़ों को एडजस्ट करना होता है, और आपने दूसरा क्या करना होता है, दूसरा आपने चीज़ों को ऐड बैक करना है या लेस करना है। ये दो चीज़ें ही हैं जो क्या हो रही होती हैं हम बिजनेस के न्यूमेरिकल्स में लेके चल रहे होते हैं, हम इनको डील आउट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपके माइंड में क्या होनी चाहिए। तो बिजनेस के न्यूमेरिकल्स के लिए रिमेंबर, जो इतना बड़ा इसको आपने हवा क्रिएट किया होता है एंड ऑल दिस टाइप ऑफ, आप डर रहे होते हैं कि जी बिजनेस आ रहेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बड़ा मुश्किल है। बिजनेस मैंने साबित कर दिया था कि मुश्किल चीज नहीं है, वॉल्यूम में बड़ा है बट डूएबल और आसान चीज है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दैट कि इसके न्यूमेरिकल्स जो है ये भी बहुत आसान है। न्यूमेरिकल्स पढ़ना आता हो आपको और उसमें सिर्फ आपने एडजस्टमेंट्स ऐड या लेस ही करनी होती हैं, आपका एग्जैक्ट जो आंसर है वो आपको मिल जाता है, क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो ऑटम 22 रीसेंट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल जो है वो हम करते हैं। रिक्वायरमेंट है इसकी, सबसे पहले अगर हम वो देखें कि अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ आजादी एंड को। आजादी एंड को की आपने टोटल इनकम बतानी है, टैक्सेबल इनकम बतानी है फॉर टैक्स ईयर 2022, 15 नंबर का सवाल है। एंड डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय सारा इन हर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2022। जो हमने इसको स्कॉलरशिप दी है उसका हमने ट्रीटमेंट बताना है। ओके, डन हो गया। अब ये सवाल पढ़ते हुए ना आपका जो सॉल्यूशन है वो ऊपर आ जाता है। जिस तरह सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको साबित किया हुआ है, आगे जाके आपने देखे भी होंगे कि सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है वो सवाल पढ़ते हुए ही सॉल्व हो जाता है। सिमिलरली ऑन दैट वे इनकम फ्रॉम बिजनेस का न्यूमेरिकल भी जो है वो सवाल पढ़ते हुए ही क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। सवाल पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सवाल पढ़ कैसे रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ रहे, इस तरह ही क्या है आपने इसको लेके चलना होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कहते जी आजादी एंड को इज एन एओपी, ये एक एओपी है। ओके, engage in the business of manufacturing of disposable products, जो disposable products का business जो है वो कर रही है। एओपी है जी, एओपी की टैक्सेशन नहीं आती, एओपी की टैक्सेशन नहीं आती, एओपी बड़ी मुश्किल है, एओपी हम करते मर जाएंगे। एओपी का सवाल है, यही से स्टार्ट करें, देखते हैं एओपी की टैक्सेशन कितनी मुश्किल है। उसने आपको क्या दिया, उसने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन किया। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, समटाइम इसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट गिवन होती है। सेल्स है, उसमें से सेल्स टैक्स लेस किया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट लेस किया हुआ है, नेट सेल्स आ गई हैं, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स है, फिर जीपी है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, फिर लॉस बिफोर टैक्स है। ओके, दैट क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम लॉस बिफोर टैक्स। हमने कहा ठीक है जी, लॉस बिफोर टैक्स है, कोई मसला नहीं है, डन हो गया। उसके बाद उसने कहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसने बताया कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड, इसकी बात कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या कुछ शामिल है उसकी। पेमेंट ऑफ रुपीज 12 मिलियन इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ रुपीज 2 मिलियन to Hashim Limited for the purchase of a new machine for making plastic container in respect of an old machine having a book value and a fair market value of rupees 5 million and 4 million respectively on exchange date. The transaction was carried on 1st July 2021, 1 जुलाई 2021 को अपने ट्रांजैक्शन की है। अब इससे पूरी बात बताइए ना, मुझे एक चीज समझ लग रही है पढ़ के कि यार ये जो इसने 12 मिलियन को एक्सपेंस आउट किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड किया हुआ है, लेस किया है, ये कभी भी लेस नहीं हो सकता बिकॉज फिक्स एसेट है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन या मोडाइजेशन जो है वो चार्ज करनी पड़ेगी, इसलिए 12 मिलियन जो है ये होना चाहिए, एड बैक होना चाहिए। ये तो मैं करूंगा बात, देखते इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। एक चीज कंफर्म है, ये 12 मिलियन जो है ये क्या होना चाहिए, मेरा एड बैक होना चाहिए। इसी से रिलेटेड है, कहता है जी ओल्ड मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2022। ये जो उसने ओल्ड मशीनरी दी है जो उसने एक्सचेंज की है 4 मिलियन की, उसके बारे में कह रहा है कि उसने वो ली थी
यह 2020 को। And depreciation of new machinery were not recorded in AAC books of account। आजादी के हमने books of account में depreciation नई मशीनरी की रिकॉर्ड नहीं की। Tax WDV was the same as accounting WDV on disposal date। जो old मशीन है उसकी WDV जो है वो सेम ही है जो नई की थी और पुरानी की थी। ओके, इसको अभी हम देखते हैं। ये एडजस्टमेंट थोड़ी टेढ़ी लग रही है, बाद में देखता हूँ। The purchase of raw material of rupees 40 million against which no withholding tax was deducted at a time of payment during the AC year AC purchase total raw material of 120 million। अब मुझे पता है कि raw material का मैंने पॉइंट पढ़ा हुआ है कि अगर raw material परचेज की उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया तो क्या किया जाएगा, इसका 20% जो है वो हम ऐड बैक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे रूल लिख लिया कि 20% जो है वो ऐड बैक होगा, इसको मैं ऐड बैक कर दूंगा। फिर कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है हमारी, उस क्लोजिंग इन्वेंट्री में damage finished goods are 18 million due to heavy rain। These goods were damaged and it is fetched rupees 12 million only। सिर्फ क्या करेगा, 12 मिलियन ही मिलेगी। तो ये है एनआरवी वाला कंसेप्ट जो आपको तोते की तरह डाया हुआ है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में कमी होगी तो प्रॉफिट में हम लेस कर रहे होंगे। आपने 18 के लिए की थी, अब वो 12 मिलेगी। एनआरवी लॉस आ रहा है, 6 मिलियन का लॉस है, ये हम क्या कर लेंगे, ये हम लेस करवा लेंगे। ये मुश्किल एडजस्टमेंट है जो दारों में। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करता है कि ये इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इसमें ये बात कर रहा है कहता है सैलरी ऑफ रुपीज 0.275 मिलियन पेड टू ऑफिस बॉय इन कैश। ही वाज पेड अ मंथली सैलरी ऑफ 25,000 फॉर 11 मंथ। 25,000 से कैश में पे करें, 25,000 तक अलाउ है, ये ठीक है, इसका हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं होगा, ये ठीक हो रही है। वेयर हाउस रेंट ऑफ रुपीज 1.6 मिलियन जो है वो हमने क्या किया है, पे किया है थ्रू क्रेडिट कार्ड लिंक टू नोटिफाइड बिजनेस बैंक अकाउंट। जो आपने बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्लेयर किया था उसका जो क्रेडिट कार्ड था उससे पेमेंट की, तो बिजनेस अकाउंट से पेमेंट हो रही है, तो ये भी आपको अलाउ है, इसके भी हम कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करेंगे। बैड डेट ऑफ रुपीज 2.8 मिलियन रिटर्न ऑफ अगेंस्ट रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर ऑन हिज सॉल्वेंसी। बैड डेट उससे राइट ऑफ कर दी है। अगर बैड डेट्स राइट ऑफ किए हैं, अगर इसने अगर कोई चीज भी मुझे इस बैड डेट से रिलेटेड ना बताई हुई, तो फिर हम वहां पे क्या चीज अज्यूम करेंगे कि ये जो बैड डेट्स हैं इसकी तमाम कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, यही बैड डेट क्या किए गए हैं, इसको अलाउ किए गए हैं, तो हम ये क्या करवा देंगे, हम इनको कंसिडर करेंगे ठीक लेस किए गए हैं, हमेशा कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होंगे। उसके बाद कमीशन ऑफ रुपीज 3.2 मिलियन पेड टू वन ऑफ मेंबर्स ऑफ एसी। एक मेंबर को उसने क्या किया, 3.2 मिलियन की कमीशन पे की है। अब एओपी है, अपने मेंबर्स को कमीशन पे कर रही है, तो ये इनएडमिसिबल है, ये हमारी क्या होनी चाहिए, एड बैक होनी चाहिए। फिर उसने स्कॉलरशिप पे की है ऑफ रुपीज 4.5 मिलियन टू सारा, वन ऑफ एसी स्टाफ मेंबर, जो आपके स्टाफ मेंबर की है फॉर हायर स्टडीज के लिए। क्या कहते हैं जी फर्दर वो इन अकॉर्डेंस में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्कॉलरशिप वगैरह जो आप दे रहे होते हैं हायर स्टडीज के लिए, ये देखते हैं एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके बारे में हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे आप डिस्कशन कर रहे होंगे। ओके ठीक है, ये भी देख लेते हैं। उसके बाद है पेमेंट ऑफ रुपीज 6.4 मिलियन फॉर परचेज ऑफ स्पेशलाइज्ड फॉरवर्ड। अब ये भी उसने सॉफ्टवेयर लिया और इसको उसने क्या किया हुआ है, उसने इसको एक्सपेंस आउट किया हुआ है, तो ये तो हमेशा 6.4 मिलियन मेरा क्या हो जाना, एड बैक हो जाना, ये तो मुझे कंफर्म है। अब उसे 1 अप्रैल 22 को लिया है, ये 5 साल इस्तेमाल होगा। सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम डेट ऑफ परचेज। एसी हैड डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम 1 जुलाई। उसने फैसला किया कि वो 1 जुलाई से क्या करेगा, इसको करेगा इस्तेमाल, लेकिन अवेलेबल तो फॉर यूज है ना, तो इसकी क्या करी जाएगी, इसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज की जाएगी उतने नंबर ऑफ डेज के पर्सपेक्टिव से। Depreciation and financial charges of rupees 2.1 million and 1.5 million respectively in respect of a car which was acquired on financial needs। अब ये financial charges हो गए और ये जो आपके depreciation हो गए, ये दोनों क्या है, disallowed है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, as it is add back हो जाएंगे। On 1 July 2021 AC entered into a lease agreement with a bank for a car of rupees 10.5 million। उस lease agreement किया कितने का, 10.5 million का। एनुअल रेंटल कितने पे कर रहा है, 3 मिलियन जो है वो रेंटल जो है वो पे किए जा रहे हैं और वो एरियर्स में है, एडवांस में जो है वो दिए जा रहे हैं एनुअल रेंटल जो उसके हैं। ठीक है जी, कोई मसला ही नहीं है। कहते हैं द कार हैज बीन यूज्ड फॉर 80% फॉर बिजनेस पर्पस एंड 20% फॉर पर्सनल यूज। और 80% बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है और 20% जो है वो पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो जो लीज रेंटल्स पे किए जा रहे होंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे क्लेम कर लेंगे, लेकिन हम कितना क्लेम कर पाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 80% ही जो है वो क्या कर रहे होंगे, क्लेम कर रहे होंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन, इसे क्या करना है, हमने सॉल्व करना है।
सवाल समझ आया? सवाल समझ आया? इज दैट रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन? जितनी एडजस्टमेंट्स हमने पढ़ी हैं, जितनी एडजस्टमेंट डिस्कस की हैं, क्या आपको ये लेक्चर्स में नहीं बताई हुई? आप इस सवाल को सामने रख लेना, आप इस सवाल को सामने रख लेना। अब मैंने सिर्फ पढ़ा है, मैंने पढ़ते हुए मैंने 60% सवाल सॉल्व कर लिए। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। आजादी एंड को है, एओपी का सवाल है। रिक्वायरमेंट है जी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स ईयर 2022। अभी देख लेते हैं हम इसे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स ईयर 2022। ये दो कॉलम्स हम बना लेंगे, उसमें हम इसको शुरू करेंगे। दैट इज रुपीज और रुपीज। रिमेंबर, जिस वैल्यूज में उसने प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया हो, आप उसको उसी में लेके चलें। रुपीज इन मिलियन है तो आप ले लेंगे रुपीज इन मिलियन, लेके लिख चलेंगे आप इसको। इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है, और इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब जहां से उसने स्टार्ट किया है, हम भी क्या करेंगे, हम वहां से अमाउंट को पकड़ेंगे, लिखना शुरू करेंगे। इसने लिखा है लॉस बिफोर टैक्स, तो कोई मसला नहीं है, मैं लॉस बिफोर टैक्स ही ले लूंगा। यहाँ पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम वो ले लेंगे, लॉस बिफोर टैक्स। कितने? 66 मिलियन का, वो हमने क्या लिख लिया, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अब एडजस्टमेंट्स करेंगे। रिमेंबर, ऐड जितनी भी इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स हैं या एडमिसिबल इनकम है, वो हम ऐड करेंगे। इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स या एडमिसिबल इनकम, मतलब जो इनकम आपको टैक्स में अलाउ है, वो हम ऐड करेंगे। कुछ मैं जगह छोड़ दूंगा, पेपर में बैठा हूं ना मैं, तो मैं कुछ लाइनें छोड़ दूंगा। अराउंड मैं कुछ 10 लाइनें छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स या इनएडमिसिबल इनकम। या तो ये एड बैक होंगे, या ये क्या होंगे, लेस होंगे। अब सवाल जब मैं पढ़ा था ना, मैंने सवाल पे लिख दिया था कि यार क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा। पहली एडजस्टमेंट जो थी ना, पहली एडजस्टमेंट ये पढ़ते साथ ही मुझे लग गया था पता कि 12 मिलियन उसने जो मशीन ली है उसको एक्सपेंस आउट किया हुआ है, तो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन तो एक्सपेंस आउट नहीं हो सकती, तो ये हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। पेमेंट फॉर मशीन 12 मिलियन की है, ये हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद तमाम ट्रांजैक्शन था ये, वो तो डेप्रिसिएशन से रिलेवेंट है, वो भी नहीं करता मैं। ओल्ड मशीन आपने परचेज की थी, ओल्ड मशीन बेची है, उसका गेन या लॉस आएगा, तो इसको मैं भी स्टार कर लेता हूँ, ये मैं एडजस्टमेंट बाद में करूंगा। हाँ, अब इसने रॉ मटेरियल परचेज किया था 40 मिलियन का, ठीक है, जिसके कोई इसने विद होल्डिंग टैक्स जो है डिडक्ट नहीं किया। टोटल रॉ मटेरियल जो है वो कितना है इसका, 120 मिलियन का, तो हम टोटल रॉ मटेरियल क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, बिकॉज रॉ मटेरियल के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स नहीं है, तो हम उसको क्या ले लेंगे, 20% जो है उसको ऐड बैक कर देंगे। रॉ मटेरियल फॉर नो विद होल्डिंग, इस पे कोई किसी किस्म की विद होल्डिंग नहीं है। 120 की टोटल परचेजेस है फॉर द ईयर, इसका हम 20% लेंगे, दैट विल बी 24। ये हम क्या कर देंगे, ये हम यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे, ये भी हो गया।
उसके बाद है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ अ डैमेज गुड of rupees 18 million due to heavy rain. These goods were damaged and fetched only 12 million. तो NRV की एडजस्टमेंट है। अब देखो NRV क्लोजिंग स्टॉक में पहले 18 का था, अब कितने का 12 का, 6 से क्लोजिंग स्टॉक में कमी आ रही है, 6 से कमी आ रही है, तो हम क्या कर लेंगे, हमने इस कमी को लेस करवाना है। तब यहाँ पे लिख लेंगे NRV एडजस्टमेंट या स्टॉक एडजस्टमेंट लिख लूंगा साथ ही में, NRV एडजस्टमेंट या स्टॉक एडजस्टमेंट कितने का था, पहले तो हमने रिकॉर्ड किया हुआ 18 का, अब हमें लग रहा है कि 12 ही रिकवर होने हैं, तो 6 से क्या होगी, 6 से वैल्यू में कमी हो रही होगी, तो वो हम प्रॉफिट से क्या करवाते हैं, वो हम प्रॉफिट में से लेस करवा देते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये भी हो गया, ये मुश्किल एडजस्टमेंट है। ओके, सवाल तो खत्म हो गया। ओके, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या है शामिल है, सैलरी ऑफ रुपीज 0.275 million paid to office boy in cash. He was paid a monthly salary of रुपीज 25,000 for 11 month. अब सैलरी 25,000 है ऑफिस बॉय की, कैश में है, 25,000 तक तो अलाउ है, तो हम क्या ले लेंगे, सैलरी जो है 25,000 तक उसको अलाउ है, तो इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन हमने शो तो करना होता है ना, तो हम तो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद वेयर हाउस रेंट 1.6 मिलियन का क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की गई है, तो सही पेमेंट है क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है, सही पेमेंट की गई है, सही लेस किया गया है, कोई इसको ऐड बैक या इसको लेस वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया। बैड डेट्स एंड 2.8 मिलियन के हमने राइट ऑफ कर दिए हैं बिकॉज कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, राइट ऑफ ठीक किए गए हैं, ये वाकई हमने क्लेम करने थे, सही लेस किए हैं, तो राइट ऑफ जो बैड डेट हैं सही लेस हुए हैं, कोई ट्रीटमेंट हम इसका भी नहीं ले रहे होंगे, तो यानी जनाब तीसरी एडजस्टमेंट भी हो गई है। फिर कमीशन पे किया 3.2 मिलियन की एक मेंबर्स को, मेंबर्स को कमीशन पे करनी है, ये तो हमेशा इनएडमिसिबल होती है, ये हम क्या कर देंगे, ये हम ऐड बैक कर देंगे, कमीशन हमने पे की है टू मेंबर, मेंबर्स को आप कुछ नहीं पे कर सकते, तो 3.2 मिलियन की पेमेंट की है, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी ऐड बैक हो जाएगी। उसके बाद है स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप हमने पढ़ा था कि ये अगर आप दे रहे होते हैं तो ये आपको एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ हो सकती है। यहाँ पे जो आपने स्कॉलरशिप गिवन की है तो ये अलाउड है, इसका भी हम कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, लेस करवाई हुई है एज पर द स्कीम, आप क्या कर सकते हैं, लेस करवा सकते हैं, तो ये भी ठीक हुआ है। उसके बाद इसने पेमेंट की है 6.4 मिलियन की फॉर द परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर, और ये लेस कर दी है, इसने एक्सपेंसेस में शामिल किया हुआ है, ये जो सॉफ्टवेयर की पेमेंट है, ये जो एक्सपेंसेस में शामिल है, ये तो कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं हो सकती, इसे हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, इसलिए इसको वापस ऐड बैक करेंगे। अब मैंने क्या करनी है, अब मैंने इसकी अमोर्टाइजेशन जो है वो चार्ज करनी है, तो 5 साल उसकी लाइफ है, और ये अप्रैल में हमने इसको ले लिया था, अप्रैल मई जून 3 महीने इस्तेमाल हुआ, तो इसकी मोटाइजेशन जो है मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ फौरी तौर के ऊपर, ताकि मुझे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अभी मैंने कितने का लिया, ये मैंने 6.4 मिलियन का लिया, 5 साल लाइफ है, 365 पे डिवाइड हो जाएगा, 1 अप्रैल को लिया। अब 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक कितने डेज बनेंगे, 30 अप्रैल के, 30 जून के और 31 मई के, 91 डेज बनेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी अमोर्टाइजेशन आ जाएगी, कितनी बनती है, दैट विल बी 0.32 मिलियन जो है वो क्या आ जाएगी, इसकी अमोर्टाइजेशन आ जाएगी, वो भी हमने कर लिया। ये लेंगे, इतनी बड़ी एडजस्टमेंट है, रेलेवेंट डाटा पकड़ा है, कर लिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन 2.1 मिलियन है, फाइनेंशियल चार्जेस जो है 1.5 मिलियन है, लीज एसेट्स की ये भी क्या हो जाएंगी, हमारी एड बैक हो जाएंगी। लीज एसेट्स की डेप्रिसिएशन 2.1 मिलियन की डिसअलाउड है, लीज एसेट्स के फाइनेंशियल चार्जेस जो है 1.5 मिलियन के ये भी डिसअलाउ है, क्योंकि बिकॉज लीज एसेट का हमें क्या अलाउ हो रहा है, लीज रेंटल्स अलाउ होते हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या रह गया है, उसके बाद उसने कहा है ऑन 1 जुलाई 2021 को एसी एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट, उसने लीजिंग एग्रीमेंट किया बैंक के साथ, एक गाड़ी लीज पे ली है 10.5 मिलियन की, और अगेंस्ट द एनुअल लीज रेंटल वैल्यू ऑफ रुपीज 3 मिलियन, जिसका एनुअल रेंटल कितना पे कर रहे हैं, 3 मिलियन पे कर रहे हैं।
द कार हैज बीन 80% यूज फॉर द बिजनेस पर्पस, और 80% जो है वो बिजनेस पर्पस पे इस्तेमाल हो रही है। अब देखें यहाँ पे जब प्रॉफिट ऑन डेट बता रहा था आपको, प्रॉफिट ऑन डेट में ये पॉइंट वहां पे बकायदा हाईलाइटेड था कि जो लीज एसेट्स होते हैं अगर वो नॉट प्लान फॉर हायर व्हीकल ली है तो उसके लीज रेंटल्स जो है वो 2.5 मिलियन तक रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, उसके एसेट्स जो हैं वो 2.5 मिलियन तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। अब इसने एक गाड़ी ले ली है वो 10.5 मिलियन की है और लीज रेंटल कितना पे कर रहा है, ये 2.5 मिलियन का पे कर रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 मिलियन को 2.5 मिलियन के मुताबिक प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट है 2.5 मिलियन, टोटल व्हीकल है कॉस्ट 10.5 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 3 से तो हमारे पास रिवाइज्ड आ जाएगी लीज रेंटल्स अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट। ये कितना बनेगा 0.71, और ये 80% इस्तेमाल हो रहे हैं बिजनेस में तो इसका 80% ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कितना, मुझे लीज रेंटल जो है वो अलाउ है। तो जो लीज रेंटल्स में क्लेम कर पाऊंगा वो मैं इतने ही कर पाऊंगा, 0.71 का 80% लिया, दैट विल बी 0.57, ये मेरा आ गया, ये मैंने क्या कर लिया यहाँ पे लिख लिया। तो ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई है। अब रह क्या गया, अब सिर्फ एक चीज रह गई है, दैट इज टैक्स डेप्रिसिएशन, वो हमने निकालनी है। उसके अलावा एक वो जो मशीनरी हमने डिस्पोज ऑफ की है वो निकालनी है। तो ये वाला पॉइंट रह गया। ये देखें अब इसमें उसने कहा था कि जो टैक्स डीवी थी वही अकाउंटिंग डीवी थी। एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 5 मिलियन है, मतलब टैक्स डीवी 5 मिलियन है, आपने 4 मिलियन की बेच दी है तो आपको तो 1 मिलियन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, लॉस ऑन डिस्पोजल, ये हमने यहाँ पे लिख लिया 1 मिलियन का, ये हमने लेस करवा दिया। तो ये वाली एडजस्टमेंट जो है मेरी ये भी कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ एक रह गई है कि जो नई मशीन ली है उसकी डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट करनी है और कितनी नहीं करनी, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने यहाँ पर लेकर चलना है। जो नई डेप्री है मशीनरी उसको हमने लेके चलना है, क्या है और कैसे नहीं। अच्छा जी, अब नई मशीनरी के बारे में कहते हैं कि हमने मशीनरी ली है 12 मिलियन की, इसमें 2 मिलियन का क्या है, सेल्स टैक्स शामिल है। तो इसकी वर्किंग कर लेते हैं, इसकी पहले कॉस्ट डिटरमिन करते हैं। आपने जो नई मशीनरी ली है, आपने जो पेमेंट की है, पेमेंट आपने की 12 मिलियन की, वो हमने यहाँ पे लिख ली। हमने कहा ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या कहा कि इसमें उसने कहा कि सेल्स टैक्स शामिल है 2 मिलियन का, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से सेल्स टैक्स लेस करवा देंगे। सेल्स टैक्स कितना बीच में है 2 मिलियन का, वो हम यहाँ से लेस करवा देंगे। उसने फिर कहा कि ये हमने मशीन के बदले में हमने जो मशीन दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 4 मिलियन थी। तो जो मशीन दी होती है ओल्ड मशीन की फेयर मार्केट वैल्यू वो भी क्या होनी चाहिए, इसकी कॉस्ट का पार्ट बननी चाहिए। वो हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसके अलावा और तो कुछ नहीं है, इसके अलावा नहीं, ठीक है तो यही होगा, 12 में से 4 ऐड हुआ 16, 16 में से 2 गए तो 14। तो जो न्यू मशीन की कॉस्ट है वो हमारे लिए कितनी कंसिडर होगी, 14 मिलियन जो है वो कंसिडर हो रही होगी। अब चूंकि न्यू मशीन ली है तो इसके ऊपर इसको सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले इसको इनिशियल अलाउंस मिलेगा 25% के ऊपर, वो होगा 14 का, अगर हम 25% लेंगे तो ये आ जाएगा 14 का 25%, 14 का 25%, डेट विल बी 3.5। 3.5 जो है वो इसका इनिशियल अलाउंस आ जाएगा, वो हम लेस करवा देंगे तो इसके पास डब्ल्यू जो इसकी आएगी वो 10.5 होगी। अब इस डब्ल्यू पे हम क्या करेंगे, हम रेट लगाएंगे। रेट कितना है हमारा 15% है, तो 10.5 का 15% लेंगे, दैट विल बी 1.575, ये इसकी क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो 3.5 इसकी है इनिशियल अलाउंस और 1.75 जो है इसकी डेप्रिसिएशन है। इनिशियल अलाउंस इसका आया था हमारे पास न्यू मशीनरी का 3.5, हम वो भी लिख लेंगे। और जो डिप्रिसिएशन जो है वो हमने कैलकुलेट की है वो है जी 1.575, वो भी लिख लेंगे। इसके अलावा तो कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, सारी एडजस्टमेंट्स हमने कर ली हैं। अब इसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं, हमें चलेगा पता कितना हमारा एड बैक होगा, कितना हमारा लेस होगा। इसको जल्दी से सॉल्व करके बताएं कितना एड बैक हो रहा है। 49.2 विल बी एडेड बैक,
और ये लेस कितना होता है, इसका सम करें कितना बनता है 49.2 लेस दिस, इसका सम करेंगे हमारे पास आएगा 12.9। तो 12.9 जो है हम इसमें से क्या करवा रहे होंगे, लेस करवा रहे होंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास नेट लॉस आ जाएगा, लॉस था -66, -66 प्लस 49.2 लेस 12.9, क्या जवाब आएगा। ये लॉस है तो नेगेटिव लिख देंगे कैलकुलेटर के ऊपर, -66 प्लस 49.2 -12.9, आपके पास नेट लॉस आ जाएगा। टोटल इनकम में कितना बन रहा होगा, टोटल लॉस जो आएगा आपका दैट विल बी 28.7। ट्वेंटी 29.7 जो है वो क्या बन रहा होगा, इसका नेट लॉस बन रहा होगा। तो ये आगे इसका टोटल इनकम जो इसका लॉस फॉर द ईयर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी टैक्सेशन निकालनी है। इसका कोई टैक्स आएगा। अब यहाँ पे मेजोरिटी बच्चों ने क्या गलती की थी, मेजोरिटी बच्चों ने सवाल में गलती की, लॉस आ गया, लॉस के ऊपर टैक्स नहीं बनता। ऐसे ही है, आप लोग भी इसको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि यार लॉस के ऊपर टैक्स बनता ही नहीं है और ये टैक्सेशन पे जा रहे हैं, बड़े फजूल है। ऐसे ही है, बट एक चीज आप रिलेट कर रहे हैं जो बिजनेस में आपको समझाई हुई है, मिनिमम टैक्स का कंसेप्ट, कि अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई एओपी है, अगर उसका टर्नओवर टोटल सेल्स जो है वो अगर 100 मिलियन से ज्यादा की है, टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा का है, तो फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, फिर हम उसके ऊपर मिनिमम टैक्स रजीम का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो बेशक इसका लॉस आ रहा है, लेकिन हम इसके टर्नओवर के ऊपर जो है वो टैक्स लगाएंगे। अब चूंकि इसमें हमने देखना है क्या ये मिनिमम टैक्स में फॉल करता है या नहीं करता, तो उसके लिए हमें इसका टर्नओवर निकालना पड़ेगा। अब इसकी टोटल सेल्स कितनी थी जो इसने हमें सवाल में गिवन की है, ग्रॉस सेल्स, दैट सेल्स वर 380 मिलियन। हमने कहा ठीक है, 380 मिलियन सेल्स आ गई, उसमें से इसने हमें सेल्स टैक्स की अमाउंट गिवन की हुई थी 45 मिलियन, वो भी हम लेस करवा देंगे। फिर उसने ट्रेड डिस्काउंट गिवन किया, वो भी हम लेस करवा लेंगे। तो 380 लेस ग्रॉस लेस सेल्स टैक्स लेस ट्रेड डिस्काउंट, ये करने के बाद हमारे पास जो टर्न ओवर आएगा, जो नेट सेल्स बनती हैं, दैट इज 320 मिलियन। स्टिल ये 100 मिलियन से ज्यादा है, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर हम टर्न ओवर टैक्स लगाएंगे और वो होगा 1.25% ऑफ दैट वैल्यू। 3.2 मिलियन का हम लेंगे 1.25%, और ये बनेगा अराउंड 4 मिलियन जो है वो इसका जवाब बन रहा होगा। एंड दैट टैक्स विल बी पेएबल, ये उसको हर हाल में पे करना पड़ेगा। तो टर्नओवर टैक्सेशन यहाँ पे अप्लाई होती है। रिमेंबर, बिजनेस के जितने भी सवाल होंगे, बिजनेस के जितने भी सवाल होंगे, अनलेस एग्जामिनर खुद कह दे कि टर्नओवर टैक्सेशन आपने नहीं करनी, हम नहीं करेंगे। अदरवाइज हम टर्नओवर टैक्सेशन हमेशा करते हैं। अगर उसका जो टर्नओवर है वो 100 मिलियन से अबव है तो वो मिनिमम टैक्स रजीम में फॉल करेगा, जैसे ये फॉल कर रहा था। दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी रिसेंट अटेम्प्ट ऑटम 22।